Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का मकसद अपकमिंग एनईटी का टेस्ट हो, चाहे वो दाऊद का टेस्ट हो, चाहे वो मेहरान का टेस्ट हो, इन तमाम एडमिशन टेस्ट को ना सिर्फ डिस्कस करना बल्कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाएगा, स्पेशली कंप्यूटराइज एग्जाम को, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। किस तरीके से आप अपने प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने हवासों को काबू में रख सकते हैं, क्या कोई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है। बहुत सारे बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड एग्जाम का नाम सुन के, सर प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप में से कोई बच्चा नेट 4 में अभी अपेयर हुआ था, या अगर आप में से कोई बच्चा कभी नस्ट के पेपर में अपेयर हो चुका है या आईबीए के पेपर में अपेयर हो चुका है, ये मेरी बात उस बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि जब पेपर देने के लिए बच्चा बैठता है, जब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बच्चा बैठता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर उसको फील करता है। उसको लगता है कि यार ये बच्चा भी क्लियर कर जाएगा टेस्ट, ये बच्चा भी क्लियर कर जाएगा टेस्ट, इसका भी एडमिशन हो जाएगा, इसका भी एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ मेरा ही एडमिशन नहीं होगा। कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको अपने बहुत ज्यादा काबू में रखना है, आपको अपने प्रेशर को काबू में रखना है, आपको अपने मोमेंटम को बरकरार रखना है, आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, आपको किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। इन तमाम चीजों को इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर एनईटी के कंप्यूटराइज्ड टेस्ट। एनईटी यूनिवर्सिटी हमारे पास कंप्यूटराइज्ड टेस्ट ले रही है, सही है भाई। एनईटी का क्या पेपर पैटर्न होता है उसको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि बेटा 100 एमसीक्यूज होंगे और आपको टोटल जो टाइम दिया जाएगा ये 120 मिनट्स का होगा। इस वीडियो का मेन मकसद हमने एप्टीट्यूड एग्जाम को कैसे एस करते हैं, एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर क्या टाइम स्ट्रेटजी हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, उसको डिस्कस कर रहे होंगे स्पेसिफिकली एनईटी को लेकर कि एनईटी के हवाले से कि एनईटी के एग्जाम को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं अटेम्प्ट करना। देखिए बेटा 100 एमसीक्यूज आएंगे, 120 मिनट्स का टाइम होगा। आइए अब जरा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट की बात को समझ लेते हैं। एनईटी का जो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा उसके अंदर आपके पास क्या पैटर्न होगा। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी, उस स्क्रीन के ऊपर जब अपना रोल नंबर वगैरह आप एंटर कर देंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। इस टेस्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप एनईटी के पेपर में भी मंडे से अपकमिंग सीरीज के अंदर अपेयर होना चाह रहे हो, चाहे वो सीरीज 1 हो चाहे वो सीरीज 2 हो। बेटा आपको दो बातें अपने जहन में रखनी है। पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा होगा, सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा नेक्स्ट का और यहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा बैक का। सबसे पहले जब कभी एप्टीट्यूड एग्जाम का नाम हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में सबसे बुनियादी चीज जो आती है वो प्रेशर कंट्रोल करने की बात आती है। एज एन एप्टीट्यूड टीचर, एज एन ईकेट कोऑर्डिनेटर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, मैं इस बात को बहुत ज्यादा बच्चों को फोर्स करता हूँ कि बेटा आपको प्रेशर कंट्रोल करने के तरीके मालूम होने चाहिए। सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई आपको अपने एग्जाम डे बहुत सारे तरह तरह के लोग दिखेंगे, आपको लगेगा कि यार ये बच्चा भी मुझसे अच्छा पढ़ रहा है, ये बच्चा भी मुझसे पढ़ रहा है। अच्छा, कराची की आबादी 3.5 करोड़ के करीब, सिंध के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एनईटी यूनिवर्सिटी, तो जाहिर सी बात है बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है जब वो देखता है कि यार इतने सारे लोग, 30,000 एप्लीकेशंस हैं, क्या उनमें से सिर्फ 1600 सीट्स हैं, सिर्फ 2500 सीट्स हैं 3 करोड़ की आबादी के शहर के अंदर, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आपने इस चीज को काउंटर करना है। आपने किसी को देख के ये नहीं सोचना कि इसकी तैयारी मुझसे अच्छी है या नहीं है, आपने अपने पे भरोसा करना है। बेटा इंटरमीडिएट के अंदर और एप्टीट्यूड के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंटरमीडिएट साइड के ऊपर अगर आपको तमाम टॉपिक्स आते हैं, आप शायद हो सकता है 80 अबव मार्क्स इजीली ले लो, बट अगर एप्टीट्यूड के अंदर आपको सारे टॉपिक्स आते हैं बट स्टिल अगर आपको ये बेसिक कुछ बातें नहीं पता, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। आई एश्योर यू। सेम गोस फॉर हियर कि अगर आपके एप्टीट्यूड साइड के ऊपर आपकी तैयारी तो पूरी नहीं है बट आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स पता है, कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज पता है, कुछ बेसिक आपको स्किल्स पता है कि भाई किस तरीके से मैंने टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से मैंने अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, किस तरीके से मैंने किस पैटर्न के ऊपर जो एमसीक्यूज मुश्किल है उनको लेफ्ट आउट करते हुए जाना है, तो आप इजीली बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो और आप एक अच्छे बच्चे को बीट कर सकते हो। जो किताबी कीड़ा होता है ना उसको आप बीट कर सकते हो। तो आपने किताबी कीड़ा नहीं बनना बेटा, आपने इंटेलिजेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी होना है। हमने स्मार्ट के ऊपर भी गेम खेलना है, स्मार्ट स्किल्स के ऊपर। अब किस तरीके से काम चले, कुछ बेसिक बातें मैंने कर दी। सबसे पहले नंबर के ऊपर ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, अपने पेपर पे फोकस करना है। जब आप पेपर को अपने स्टार्ट करेंगे तो बेटा इस तरह का आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, जिस स्क्रीन के ऊपर आपका जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो इस तरह की स्क्रीन होगी।
आपके पास एनईटी के टेस्ट के अंदर 4 सेक्शन होंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो, अगर आप प्री मेडिकल के होगे तो ऑब्वियसली मैथ्स की जगह पे बायोलॉजी आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के होगे तो केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर आ रहा होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स, स्टैट्स, अकाउंट्स के पेपर होगा। आपके पास 4 सब्जेक्ट उसके होंगे और इंग्लिश साथ में होता है। आपके पास जो भी आपके पास 4 सब्जेक्ट जिनसे आपका पेपर, आपके पास जो भी आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, आपका जो भी ग्रुप होगा उसके साथ साथ जो भी 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, हर सब्जेक्ट 25 एमसीक्यूज का होगा। हर सब्जेक्ट से 25 एमसीक्यूज आएंगे एंड टोटल टाइम कितना गिवन है 120 मिनट्स, यानी कि टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। हर सब्जेक्ट से 25 एमसीक्यूज और हर सेक्शन को करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम है। 120 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, इसका मतलब क्या है 120 डिवाइडेड बाय 4 हर सेक्शन को करने के लिए खाली 30 मिनट्स एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से बनते हैं। मगर आपने हर सेक्शन पे खुदारा 30 मिनट नहीं जाया करने। अगेन अब हम जरा कुछ बात करते हैं एप्टीट्यूड के तरीके की। हम बात करते हैं अब जरा किस तरीके से एप्टीट्यूड के अंदर हमें चीजों को सॉल्व करना होता है। बेटा रफ एस्टिमेट तो ये कि अगर आपके पास टोटल टाइम 120 मिनट्स गिवन है आपको, तो आप अगर टोटल सेक्शन 4 आ रहे हैं तो 120 डिवाइड बाय 4 कर दो, यानी कि एक सेक्शन को करने का टाइम 30 मिनट बनता है रफ एस्टिमेट के तहत। बट बिलीव मी, आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना। अगर आप चाहते हो आपके अच्छे नंबर हैं, आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना। आपने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास एक चॉइस होगी कि आप इन चारों में से कोई सा भी सेक्शन चूज कर सकते हो। लास्ट ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो अभी भी मौजूद है YouTube चैनल के ऊपर मेरे। इस बार भी और दावे के साथ और कंफर्मेशन के साथ आपको बता देता हूं, आपके पास चॉइस आएगी इन चारों में से पहले कौन सा आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपके सेक्शन होंगे उन चारों में से आपने सबसे पहले वो सेक्शन सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। काइंडली मार्क माय वर्ड्स, आपने सबसे पहले वो सेक्शन सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी है, आपने सबसे पहले मैथ्स सेलेक्ट करना है। हर बच्चा ये डिफरेंट होता है दूसरे बच्चे से, काइंडली किसी कॉपी मत करिएगा। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स का अंदाजा नहीं होता। बेटा ये गलती नहीं करनी भाई। आपके घर में आपके वालिद मोहतरम को क्या चीज पसंद है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आपके दोस्त को कौन सब्जेक्ट पसंद है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन आता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 3 से 4 दिन का टाइम है, इसमें फिगर आउट करो कि आपका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। आपको फिजिक्स पसंद है, मैथ्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, इंग्लिश पसंद है, कोई मसले की बात नहीं है। बीकन के पढ़े हो, कैम्ब्रिज के पढ़े हो, इंग्लिश अच्छी होगी, पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है आपने। फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर से पढ़ चुके हो, फिजिक्स को अटेम्प्ट करोगे। अगर आपके पास आपको लगता है कि यार मैंने मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है, तो आपने पहले मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, आपने केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना है, या फिर कंप्यूटर को या फिर बायोलॉजी को, जो भी आपका पर्टिकुलर सेक्शन बहुत अच्छा है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इसके पीछे रीजन क्या है, आओ जरा एक बात समझते हैं। बेटा आप में से जो बच्चे किसी भी और यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट दे चुके हैं, किसी ढंग की यूनिवर्सिटी का, मैं सर सैयद वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, इंतहाई फजूल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर पैसा मैटर करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फिर ढंग की अच्छी यूनिवर्सिटी, आईबी हो गई, नस्ट हो गई, जीआईटीआई हो गई, फास्ट भी हटा दो, फास्ट के टेस्ट भी बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। तो बेटा प्रेशर बहुत ज्यादा बच्चा फील करता है। अब अगर बच्चे ने उस प्रेशर पे कंट्रोल नहीं करा तो चांसेस होते हैं कि पूरे का पूरा पेपर का ब्लंडर करके आ जाएगा पेपर में। तो बेटा आपने सबसे पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। इससे क्या होगा, आपका प्रेशर रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, परेशान नहीं होना। अब जरा आइए जरा स्क्रीन के ऊपर आप आ जाइए। अब देखिए आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स का सेक्शन सेलेक्ट करा। अब इस मैथ्स के सेक्शन में स्क्रीन के ऊपर लेट्स सपोज एट अ टाइम 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे ख्याल में 2 एमसीक्यूज होंगे, बट मैं 4 पे समझा रहा हूं कि आप 4 पे समझ लीजिए, एक भी आ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। लेट्स सपोज स्क्रीन के ऊपर आपके पास 4 एमसीक्यूज आ रहे होंगे। अब एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, अगेन आई एम सो सॉरी अगर मैं कुछ हार्श वर्ड भी यूज करूं, बट ये मेरी मजबूरी है एज एन एप्टीट्यूड टीचर, मुझे बात समझानी है, आपको कम्युनिकेट करनी है। हमारे पास आधे से ज्यादा बावले बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतहाई अंधी करके क्या करेंगे, पहला भी अटेम्प्ट, दूसरे भी अटेम्प्ट, तीसरे भी अटेम्प्ट, यानी कि लाइन वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करने पे जाते हैं। बेटा ये सबसे खराब तरीका होता है एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने का, आपने ऐसे नहीं करना। भाई देखो कुछ एमसीक्यूज ऑब्वियसली मुश्किल होंगे, कुछ इजी होंगे। सो आपके पास जब आपने मैथ्स का सेक्शन, लेट्स सपोज आपने सबसे पहले आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपने मैथ्स का सेक्शन उठाया। अब आपके पास स्क्रीन पे 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं। आपने सबसे पहले वो एमसीक्यूज इन चारों में से अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से आते हैं। लेट्स सपोज इन 4 में से जो पहला एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट के ऊपर मुझे डिस्टेंस निकालना है।
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर मैं 2 सेकंड के अंदर निकाल लूंगा आंसर। यानी कि मुझे श्योरिटी है कि एमसीक्यूज नंबर जो 1 है इसका आंसर अगर मैंने कर दिया तो मुझे एक नंबर आराम से मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब लेट्स सपोज एमसीक्यूज नंबर 2 आ रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल के ऊपर, मुझे ये एमसीक्यूज भी आते हैं, जल्दी से मैंने इसका आंसर भी लगा दिया। मगर फॉर एग्जांपल ये जो तीसरा एमसीक्यूज है ना, ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। ऑल्दो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं आएगा बट स्टिल आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला आपके जहन में था, कॉन्सेप्ट आपके जहन में था, मगर आपके जहन से निकल गया। भाई मैं दूसरे लोगों की तरह बहुत बना के बात नहीं करता, जो आपके सामने हूं वो ये रियल लाइफ में हूं। मकसद भाई आपके साथ मुझे नहीं पता होता नहीं होता, भाई हम भी इंसान है, हमारे साथ तो ही होता है कि एक चीज पढ़कर गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो चीज पेपर में जाके याद आए। भाई बहुत दफा इंसान एक चीज भूल जाता है पेपर में जाके, बहुत नेचुरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, तो परेशान नहीं होते। अब लेट्स सपोज एमसीक्यू नंबर 3 है ना, ये एक ऐसे टॉपिक का है कि टॉपिक मैंने पढ़ा था, मुझे याद है मैंने टॉपिक पढ़ा है, मेरे जहन में इसका फॉर्मूला भी आ रहा है, मगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, यार हमें प्लस साइन था माइनस साइन था, आई एम कंफ्यूजिंग। सो अभी मैंने इस चीज को अटेम्प्ट नहीं करना। ये नेक्स्ट का ऑप्शन अल्लाह के वास्ते इसीलिए गिवन है, ये बैक का ऑप्शन इसलिए गिवन है। ऑप्शन नंबर 4 एमसीक्यू नंबर 4 पे मैं गया, एमसीक्यू नंबर 4 मुझे आता है, जल्दी से सॉल्व हो सकता है, मैंने अटेम्प्ट कर लिया। इस तरीके से मैं पहले मैथ्स के सेक्शन के अंदर, इस तरीके से पहले मैं मैथ्स के सेक्शन के अंदर आने वाले तमाम सही और तमाम अच्छे और तमाम छोटे और तमाम के तमाम वो एमसीक्यूज जिनके बारे में मुझे श्योरिटी है कि मैं सही कर रहा हूं, अटेम्प्ट कर लूंगा। यानी कि भाई जाहिर सी बात है कि जो एमसीक्यूज मैंने पहला अटेम्प्ट करा है, दूसरा अटेम्प्ट करा है, चौथा अटेम्प्ट करा है, फिर आगे चल के और एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहा हूंगा, चाहे 10 या 12 जो एमसीक्यूज होंगे, इनके बारे में मुझे श्योरिटी है कि मैं सही अटेम्प्ट कर रहा हूं। और छोड़ कौन से एमसीक्यूज रहा हूं, पहले नंबर के ऊपर वो एमसीक्यूज में हम लेफ्ट आउट करते रहेंगे जिनके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, यानी कि या फिर वो एमसीक्यूज जिनके बारे में जिनका फॉर्मूला मेरे जहन में नहीं आ रहा। या फिर ऐसा भी बहुत बार होता है बेटा, कभी भी एप्टीट्यूड के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स किसी के नहीं आए होंगे। अगर आप नस का कभी आपने पेपर दिया हो तो आपको मालूम होगा 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, तो कभी 200 में से 200 दुनिया में किसी के मार्क्स नहीं आएंगे। एक आध 2 3 4 5 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो बच्चा कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता और वो हर पेपर में डाले जाते हैं। लेट्स सपोज 5वें नंबर के ऊपर, लेट्स सपोज 5वें 6ठे नंबर के ऊपर एक ऐसा एमसीक्यूज आ रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं आइडिया कि किस टॉपिक से आ रहा है। ये वाले एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में, पहले बता दूं तो करने का तरीका देख लेना किस तरीके से तुम क्या करना है। ये 5वें नंबर पे जो एमसीक्यूज आ रहा है, ये ऐसा एमसीक्यूज आ रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है किस टॉपिक से आ रहा है। भाई बहुत सारे, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है यार, हो सकता है कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया हो, आपको टाइम नहीं मिल सका, आपने कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये एक एमसीक्यू एक ऐसे टॉपिक से आ गया जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आइडिया कि किस टॉपिक का है, या आपको ये भी नहीं पता कि भाई आपके अम्मा अब्बा आपके आबाओ अजदाद को भी नहीं पता किया है कि कौन सी एक्सरसाइज का है, कहां से आया है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट। ऐसा एमसीक्यू अगर आपके पास आ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको भी लेफ्ट आउट करते हुए जाओगे, आप उसको भी अभी सॉल्व नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले मैथ्स के सेक्शन के अंदर यानी कि खाली वो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिए जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आते थे। लेट्स सपोज ये टोटल 12 एमसीक्यूज हैं। यस, ये 25 में से आपने 12 वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए यहाँ पे, और अभी टाइम भी कोई खर्च नहीं हुआ, अभी खाली 12 मिनट लगे होंगे आपको, क्योंकि ये एमसीक्यूज वही अटेम्प्ट कर रहे हो ना जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, प्लस जिनमें टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। जो बहुत बड़े एमसीक्यूज हैं उनको भी छोड़ते जा रहे हो, और जो एमसीक्यूज जल्दी जल्दी तुम्हें पता है कि तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और उनके आंसर्स भी तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है कि फॉर्मूला लगाऊंगा आंसर आ रहा होगा या कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई तुमने वो अटेम्प्ट कर ली। यानी कि 12 मिनट में तुमने अपने 12 एमसीक्यू सही कर दिए मैथ्स के सेक्शन के, ये जो भी सेक्शन तुम अटेम्प्ट करके लेके चल रहे हो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होगा और प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सर अब क्या करेंगे? अब तुम लेट्स सपोज अगले सेक्शन पे बढ़ गए, अब अभी ये वाले एमसीक्यू नहीं करने थे, छोड़ दिए ना उनको भी बताता हूं क्या स्ट्रेटजी है। अब लेट्स सपोज मैथ्स के बाद तुम्हें केमिस्ट्री बहुत पसंद है, लेट्स सपोज मैथ्स के बाद तुम्हें केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तुमने सेम काम करना है केमिस्ट्री के अंदर। तुम केमिस्ट्री के सेक्शन को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने 25 में से एमसीक्यूज
पढ़ते गए, नेक्स्ट करते गए। जो एमसीक्यूज तुम्हें आता है, न्यूमेरिकल है, इजी कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है, तुम्हें मालूम है, डायरेक्टली कर सकते हो, तुमने जल्दी जल्दी कर दिया। लेट सपोज केमिस्ट्री के अंदर 14 एमसीक्यूज तुम्हें फॉर्म आते थे, तुम्हें मालूम है इनका आंसर क्या है, तुमने सही कर दिया, यानी कि 14 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के भी सही हो गए। फिर तुम अगले अपने बेस्ट सेक्शन के ऊपर गए। लेट सपोज केमिस्ट्री के बाद तुम्हें फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स के ऊपर गए। अब फिजिक्स के अंदर भी तुमने यही स्ट्रेटजी अप्लाई करी कि भाई जो एमसीक्यूज तुम्हें पहले आते हैं, तुम्हें इजीली मालूम है कि इनका आंसर क्या होगा, तुमने पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लेना है, तुमने उन्हें पहले सॉल्व करना है। और जो नहीं आते या जिन पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या जिनका फॉर्मूला तुम्हारे जहन में नहीं आ रहा या तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, उनको भी छोड़ते जा रहे हो। हर सेक्शन में से पहले खाली वो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। लेट्स सपोज फिजिक्स के अंदर भी तुमने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, तुम्हें पता है, तुम्हें डायरेक्टली रट्टे वाली चीजें थी या तुम्हें इजीली मालूम था, तुमने अटेम्प्ट कर लिए। अब फिर इंग्लिश आ गया, इंग्लिश के अंदर भी सेम काम आपने करा। इंग्लिश के अंदर वोकैब्स वगैरह के अलावा जो नॉर्मल चीजें थी वो आपने सारी की सारी कर ली और इजीली आपका ये पर्टिकुलर काम भी परफॉर्म हो गया। यानी कि इस तरीके से आपने मैथ्स में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, इंग्लिश में से, लेट सपोज इंग्लिश में तुम्हारे 12 एमसीक्यू बहुत परफेक्टली तुम्हें मालूम है, तुमने सही करे तो हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ सर, ये क्या काम किया हम लोगों ने, इसका फायदा क्या होगा सर, ये कौन सी ट्रिक बता रहे हैं, अब जरा गौर से देखना। देखो ये 12 + 14 क्या हो गया, लेट सपोज 12 हर एक का एस्टिमेट लगा लो। मैं बहुत हमेशा लोगी की बात करता हूं, जरूर नहीं किया करो लोगी मतलब कि भाई अपने मिनिमम टारगेट रखो, इससे इंशाल्लाह अच्छी तुम्हारी आजादी एमसीक्यू सही हो रहे होंगे। यानी कि लेट सपोज मैथ्स में हमारे 12 ऐसे एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री में लेट सपोज 12 है, फिजिक्स में 12 ऐसे ही 12 है, तो 12 कितने हो गए, 24 कितने होगा आपके पास 48, यानी कि 48 तुम्हारे एमसीक्यूज अभी करेक्ट हैं। यानी कि ये 48 एमसीक्यूज जो है जिनके बारे में तुम्हें श्योरिटी है कि भाई ये एमसीक्यूज की आंसर्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि तुमने हर सेक्शन में से एमसीक्यूज खाली भी वो अटेम्प्ट करे हैं जिनके बारे में तुम्हें मालूम है कि तुम सही अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अभी तुम्हारे पास टाइम भी कितना लगा, अगर ये 12 लगा लो हर सेक्शन के ऊपर, तुमने 15 मिनट के अंदर ये सारा काम कर लिया, तो यकीन मानो कि तुम्हारा 40 मिनट्स लगे हैं। यानी कि 40 मिनट्स के अंदर तुमने ये 48 मार्क्स गेन कर लिए हैं। और जहां जहां भी सोचने वाले एमसीक्यूज थे, बहुत ज्यादा लेंथी एमसीक्यूज थे, 4-5 लेंथी एमसीक्यूज भी सेक्शन में आ रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा कोई मुश्किल एमसीक्यूज थे, या कोई ऐसा एमसीक्यूज था जिसका तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता, तुम सबको छोड़ते हुए जा रहे हो। तो जल्दी जल्दी वाले एमसीक्यूज थे सारे तुमने अटेम्प्ट कर लिए। तो ये 40 मिनट्स के अंदर तुमने अपने कितने मार्क्स स्कोर कर लिए, 48 मार्क्स स्कोर कर लिए। इसका सिंपल मतलब क्या है कि तुम्हारा यहाँ से प्रेशर जो होगा वो रिलीज होना स्टार्ट होगा। और ये प्रेशर वाली जो बेटा मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है तुम में से किसी को मजाक लग रही हो, बट अगर तुमने किसी ढंग की यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट नहीं दिया, एनईटी का दोगे तो मैं बता देता हूँ, या मेहरान का दोगे, दाऊद का दोगे, मेरा बच्चा जब तुम्हारे सामने तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है ना, तो 12 साल की जो मेहनत होती है तुम्हारे सामने आती है। यस, अगर तुम्हारे बाप के पास पैसा है और तुम सेल्फ फाइनेंस की फीस पे कर सकते हो, वो अलग कहानी है। मगर जो बच्चा रेगुलर की स्कीम पे अप्लाई कर रहा हो, तो उसको पता है कि उसके बाप उसके कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको पता है कि उसने खाली है तो गवर्नमेंट साइड पे जाना है, कोई जा नहीं सकता हो कहीं और, ऑब्वियसली वो प्रेशर फील करता है अच्छा पढ़ने वाला बच्चा। तो ये प्रेशर को रिलीज रखना है आपने, किसी की तरफ तांका झांकी नहीं करनी। तांका झांकी वैसे भी करना माना है भाई, तांका झांकी करोगे तो सकता है एग्जामिनर निकाल दे बाहर, एक साल जाया हो जाएगा तुम्हारा। सेकंड नंबर के ऊपर अपने पेपर पे फोकस करना है। यानी कि इन 40 मिनट के अंदर तुमने ये 48 एमसीक्यू सही कर लिए। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, यानी कि 100 में से 48 नंबर तुम्हें बैठे बैठे मालूम है कि तुम्हारे सही हुए, क्योंकि तुमने सारे सही और अच्छे एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट करे। सर अब क्या करें, मेरा बच्चा जरा गौर से देखो, 120 में से 40 मिनट्स निकाल दो, कितने बचे 120 में तकरीबन, चलो 50 मिनट ले लो, मैं अगेन इसके अंदर बहुत मैक्सिमम टाइम रख रहा हूं, इतना टाइम लगेगा नहीं तुम्हें। अभी भी तुम्हारे पास 1 घंटा पूरा पड़ा हुआ है। अब उस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, इसको इधर देखो। अब तुम वापस से नेक्स्ट ऑप्शन करते करते वापस तुम मैथ्स के सेक्शन पे आओगे, और मैथ्स के सेक्शन पे आने के बाद अब जो तुमने वो एमसीक्यू छोड़े हुए थे ना, उनको अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है, जरा और से बात देखना बेटा, कैसे अटेम्प्ट करोगे भाई। देखो अब तुम मैथ्स के सेक्शन पे वापस आए, तुमने लेट सपोज मैथ्स से 12 एमसीक्यूज पहले से कर दिए थे, अब जो बाकी के एमसीक्यूज है ना 13 या 14, उनको अब तुमने देखना है। अब उनमें से जो एमसीक्यूज टाइम टेकिंग एमसीक्यूज हैं कि जिनका फॉर्मूला पहले जहन में नहीं आ रहा था, हो सकता है अब 1-8 घंटे में तुम्हारा प्रेशर रिलीज हो गया होगा। भाई स्टार्टिंग जब पेपर स्टार्ट करते हैं बच्चा, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, अब तुम्हारा प्रेशर थोड़ा रिलीज भी हो गया, तुम्हें आइडिया भी हो गया, अब तुम जरा अब तुमने देख लिया, तुम्हारे जहन में फॉर्मूला भी आ गया, अब तुमने तुमसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। यानी कि अब जो टाइम टेकिंग वाले एमसीक्यूज हैं तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे सारे, सही है। लेट सपोज मैथ्स के अंदर कोई एक एमसीक्यूज ऐसा है, ये वाला लेट सपोज एमसीक्यूज है, इसका तुम्हें कुछ नहीं आइडिया कैसे सॉल्व होगा। भाई बहुत दफा ऐसा होता है बेटा, हर नस के पेपर हो चाहे आईबी का पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स आईबी साइड भी है, मैं नस की टीचिंग भी कर रहा हूं, एनएड साइड की टीचिंग भी कर रहा हूं, एनडी तो बिताशा है, एनडी हो गया, दाऊद हो गया, मेहरान हो गई।
मजा नस वालों के साथ आता है। तो हर पेपर के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसे एमसीक्यूज 8 9 10 डाले जाते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं। अब लेट सपोज आपको एक एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं आता, ये जो लेट सपोज 90 नंबर के ऊपर एक एमसीक्यूज है, ये ऐसे टॉपिक का आ गया जो कि तुम्हारे अबाव अजदाद को भी नहीं पता जिस किस टॉपिक का एमसीक्यूज है भाई, जिसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरी फैमिली इंजीनियरिंग फैमिली बिलोंग करता हूं। मुझे तुम ऐसे लिखने दे दो इंडक्शन मोटर के ऊपर, मैं कुछ ना कुछ ठोक दूंगा यार, मैं लिटरली कुछ ना कुछ ठोक दूंगा। मुझे ऐसे दे दो पीसी के ऊपर, मैं लिख दूंगा कुछ ना कुछ। मुझे ऐसे दे दो ट्रांजिशन स्टेट्स के ऊपर, मुझे ऐसे दे दो तुम, मुझे कुछ भी मुझसे पूछ लो तुम, आपके पास कोई भी रोबोटिक्स के ऊपर, मेरी फील्ड है रोबोटिक्स में, बात कर लूंगा उसके ऊपर। ऑटोमेशन के ऊपर कहोगे मैं उस पे बात कर लूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करोगे मुझसे, मैं उस पे बात कर लूंगा। मगर अगर तुम मुझसे कहो कि यार तुम जो है ना जरा ये हार्ट सर्जरी के ऊपर एक ऐसे लिख के दिखा दो, मैं पागल बबला जाऊंगा बेटा, मैं नहीं लिख सकता उस चीज को, क्योंकि मेरी फील्ड ही नहीं है। मुझे तक नहीं पता, मेरे अबाव अजदाद को नहीं पता कि यार हार्ट सर्जरी क्या होती है। हाँ, मैं लिखने को ये तो लिख दूंगा, हार्ट सर्जरी इज अ सर्जरी डन बाय अ डॉक्टर परफॉर्म बाय अ सर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ नर्सेस। मैं ये फनकारी तो कर सकता हूं, बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। जाहिर सी बात है भाई, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। इस एग्जांपल को जरा गौर से सुनिएगा। अब यहां पे वापस आना, ये जो फॉर एग्जांपल 90 नंबर के ऊपर एमसीक्यूज आ रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया, मुझे ये भी नहीं पता है किस टॉपिक से है, मुझे ये भी नहीं पता है कि इसका पीछे लॉजिक क्या चल रही है, मुझे इसके ऑप्शंस देख के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा ऐसे एमसीक्यूज भी पेपर में मौजूद होंगे, उनको आपने इग्नोर कर देना है, उनको अभी अटेम्प्ट नहीं करना। ये जो दूसरी बारी आप एमसीक्यूज को रिव्यू करते हुए जा रहे हो, इसके अंदर आपने क्या करना है, वो तमाम मुश्किल एमसीक्यूज जो टाइम टेकिंग एमसीक्यूज है उनको सॉल्व कर रहे हो। एंड देन जो बहुत टफ है, सॉरी नॉट टफ, आई विल नॉट से इट इज टफ, आई विल से कि यार जो बिल्कुल ही आपको नहीं आते, जो बिल्कुल आपको नहीं आते, जिनका कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं आता, उनको लीव कर देना है। बेटा ये जो 120 मिनट है तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाले मिनट्स हैं। मैं बहुत दफा देखता हूं, मैं अक्सर डिफरेंट सेंटर्स के अंदर, मैं डिफरेंट टेस्ट के अंदर एज अ नॉर्मली रिव्यू करने के लिए मैं जा रहा होता हूं। मैं एक बात बड़ी मजे की देखता हूं और बड़ी बावलों वाली देखता हूं बच्चों की। एक बार मैंने देखा बच्चा टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, एप्टीट्यूड का तेरा एग्जाम चल रहा है, तू क्या कर रहा है? कहता है सर वो मैं एमसीक्यूज को सोच रहा हूं। मेरा दिल चाहा उसका चांटा खींच के मार दूं उसके मुंह को। बेटा ये 120 मिनट सोचने के लिए थोड़ी है, जो सोचना था वो घर में सोच के आए हो। अगर तुम्हें कोई एमसीक्यूज नहीं आता तुम अभी सोच नहीं सकते। जो एमसीक्यूज, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर तुमने किसी एमसीक्यूज के ऊपर 3 मिनट से ज्यादा टाइम लिया, तुमने किसी एमसीक्यूज के ऊपर 3 मिनट से ज्यादा टाइम लिया, इट इज वेरी क्लियर कि अगले कोई जो 3 एमसीक्यूज होंगे ना उसका टाइम खुद ही माइनस कर देना। अगर तुमने किसी एमसीक्यूज के ऊपर 3 मिनट से भी ज्यादा टाइम लिया ना, तो अगले के जो 3 एमसीक्यूज होंगे या 6 एमसीक्यूज होंगे उनका टाइम खुद ही माइनस कर देना। बड़ी बेसिक सी मैथ है यार। 120 मिनट है 100 एमसीक्यूज के लिए, तो चलो लेट सपोज अगर 100 के 100 एमसीक्यूज 100 मिनट में हो सकते हैं ना, कुछ एमसीक्यूज 2 मिनट वाले भी होंगे, कुछ 3 मिनट वाले भी होंगे, और सारे नहीं ऐसे होते, कुछ एमसीक्यूज बहुत जल्दी भी होंगे, कुछ में खाली रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन मांगी होती है, कुछ में खाली आपसे उसकी एग्जांपल मांगी होती है। हर एमसीक्यू लेट जल्दी सॉल्व, इतनी लेट सॉल्व नहीं होता। तो आपको अपना टाइम सेव करना है ऐसे लेंथी एमसीक्यूज के लिए। और अगर आप हर एमसीक्यूज के ऊपर 3 मिनट 4 मिनट का टाइम ले रहे हो, बैठ के कहानियां सोच रहे हो, मीम सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा आपका पेपर पूरा नहीं हो सकता। 120 मिनट के बाद कंप्यूटर खुद बंद हो जाएगा, आपका जो टेस्ट होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो वापस यहां पर आओ, यानी कि अब आपने क्या करा, सबसे पहले आपने वो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर ली जो बहुत इजी थे, उसके बाद फिर आपने वो तमाम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर ली जो टाइम टेकिंग थे, जिनमें सोचना था, जिनमें बहुत लेंथी कैलकुलेशन थी, या थोड़ा सा आपको अपने जहन पे जोर डालना था, तो आपने वो तमाम एमसीक्यूज भी कर लिए। यानी कि अब आपका पेपर तकरीबन पूरा हो गया। लेट्स सपोज अब आपके 90 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सबसे पहले वो एमसीक्यूज कर ली जो बहुत जल्दी के साथ थे, उसके बाद रिव्यू करके मैथ्स में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, इंग्लिश में से, या बायो अगर आपका सेक्शन है मैथ्स की जगह या केमिस्ट्री या कंप्यूटर है, आपने वो सारे सेक्शंस कर लिए जो कि आपको लेंथी थे। अब आपने जब ये काम कर लिया, इसके बाद खाली अब वो 8 या 9 या 10 वो एमसीक्यूज बचे हुए जो आपको बिल्कुल नहीं आते। बेटा जो चीज बिल्कुल नहीं आती उस पे टाइम जाया नहीं करना। देखो एक बड़ी सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर कि मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूं इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर पूछोगे। अगर बायोलॉजी में पूछोगे तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एन एमबीबीएस प्रोफेशनल। कहने का मकसद ये है कि भाई ऐसा कोई एमसीक्यू अगर आ जाए जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं आइडिया, अगर तुम्हें 0.00001% भी लेट सपोज इसके बारे में आइडिया है ना, तो तुम इसको फिर तरीके से पढ़ के कुछ सोच के ही तो लगा रहे होगे, टिक लगा रहे होगे।
बट एक एमसीक्यू ऐसा है जिसके बारे में कुछ भी नहीं आइडिया ना, इस पे तुक्का लगाने की एप्टीट्यूड की ट्रिक बता देता हूं मैं। एप्टीट्यूड के ना हमारी ट्रिक होती है जो नॉर्मली एनीसोसेंस साइड या ग्रेड साइड को बच्चे को दे रहे होते हैं कि बेटा देखो अगर आपके पास जो ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हो, लेट्स सपोज ये 90 नंबर पे एक एमसीक्यूज था, 14वें नंबर के ऊपर या 20वें नंबर पे एक एमसीक्यूज आ रहा है, एक 90 नंबर के ऊपर आ रहा है, एक 80वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि ये 8 9 वो एमसीक्यूज है जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं आइडिया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे 0.00001% भी नहीं पता इनके बारे में, तो मैं इसको सोच भी नहीं सकता ना, मैं इस पे टाइम क्यों जाया करूं, इस पे टाइम जाया नहीं करना। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, आपने इनको ऑब्वियसली इग्नोर करना है। फिर इनको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, जिस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं आइडिया ना, उसकी ट्रिक होती है तुक्का लगाने की। आप जब पेपर कर रहे होगे जाहिर सी बात है जहन हाजिर होगा बेटा, जाहिर सी बात है ना जहन हाजिर होगा, जहन में करके तो नहीं कर रहे, सो आपको पता चल रहा होगा कि आपने किस ऑप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा टिक करे हैं, आपने किस ऑप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा टिक करे हैं। सो ट्रिक ये होती है कि भाई जिस ऑप्शन के ऊपर आपने सबसे ज्यादा टिक करे हो ना, लेट्स सपोज ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको ये बात पता चल रही है कि यार पेपर में ज्यादातर जो आंसर्स आए हैं ना वो इस ऑप्शन बी पे आए हैं, यानी कि आप जब ऑब्वियसली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि यार ज्यादातर मैंने जो आंसर्स लगाए हैं वो बी ऑप्शन के लगाए हुए हैं, ए बी सी डी में से ज्यादातर जो आंसर्स आ रहे हैं वो बी की आ रहे हैं। सो ये जो 8 9 के एमसीक्यूज होंगे ना, इनमें आंखें बंद करके बी लगा देना, इनमें आंखें बंद करके बी लगा देना, अल्लाह का नाम लेके जो भी आपका मजहब और अकीदा है उसके हिसाब से दुआ पढ़ के बी लगा देना। उसके पीछे रीजन ये कि बेटा ये वो एमसीक्यूज हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आपको अगर कुछ भी पता होगा ना तो आप ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑप्शंस के जरिए पहुंचने की कोशिश करोगे, या कोई भी जो मोस्ट आपको प्रेफरेबल आंसर लग रहा होगा उसके लिए पहुंचने की कोशिश करोगे। बट चूंकि इस बारे में आपको इन एमसीक्यूज के जरिए आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे, आप फिर अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह रसूल का नाम लेकर इन पे सिंपल तरीके से जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा उसको पुट कर दोगे। नॉर्मली ए या डी होता है, ऐसे केसेस के अंदर ए या डी लगाना चाहिए, बट ये अगेन हर जगह डिफरेंट मैटर कर रहा होता है। सो ये पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है। इसका फायदा क्या होगा, अब उधर मैं इसका काउंटर इफेक्ट बता देता हूं। लेट्स सपोज अगर आपने पहले अपनी पसंद का सेक्शन नहीं उठाते, या लेट्स सपोज आप पहले लाइन वाइज एमसीक्यूज करने पे जाते हो सकता है आप में से कोई बच्चा डेढ़ होशियार हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अक्सर होते हैं, वो मुझसे क्या कहता है, सर ये आपकी ट्रिक इंतहाई फजूल है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं बैठ के, इससे बेहतर तो ये है कि मैं लाइन वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा, पेपर पूरा हो जाएगा। नहीं होगा, गारंटी देता हूं बेटा, बैठ खड़े होके वहां पे गारंटी देता हूं, एनी स्टूडेंट टीचर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ईकेट कोऑर्डिनेटर, आपको गारंटी देता हूं खड़े होके आप पूरा नहीं कर सकते पेपर को, इतना तजुर्बा मेरा नंबर। क्यों, उसके पीछे रीजन समझाओ। लेट्स सपोज आपने सबसे पहले कोई भी सेक्शन उठा लिया, आप कहते हो कि भाई हम अपनी पसंद का सेक्शन नहीं उठा रहे, आपने लेट्स सपोज फिजिक्स उठा लिया, अब आप कह रहे हो सर लाइन वाइज एमसीक्यू सॉल्व करूंगा मैं, चलो लाइन वाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू लेट्स सपोज आपको आता है, आपने कर दिया, अब दूसरा एमसीक्यू आपको नहीं आता, आप फिर भी उस पर टाइम जाया कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मैं लाइन वाइज ही जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, तो हो सकता है आप दूसरे एमसीक्यूज पे 4 मिनट लगा दो। अब जरा मेरी बात और सुनिएगा, आपने हो सकता है दूसरे एमसीक्यूज पे क्या करा, 4 मिनट लगा दिए, तीसरे एमसीक्यूज पे क्या ये जल्दी हो रहा था, जल्दी हो गया, पांचवा चौथा एमसीक्यू जो है ना फिर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग आ गया, लेंदी हो गया, चलो लेंदी हो गया, यानी कि न्यूमेरिकल लेंदी हो गया, इस पे भी आपने 3 मिनट लगा दिए, पांचवें एमसीक्यू हो गया। अब जब आप 8वें या 10वें पे पहुंचोगे ना, आप अपनी वॉच देखोगे, या ऊपर जो टाइमर चल रहा है उसको देखोगे, या कंप्यूटर के इधर जो टाइम लिखा हुआ था उसको देखोगे, आपका प्रेशर एक्सीड कर चुका होगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि यार अभी तक खाली 15 मिनट हुए और मेरे खाली 8 एमसीक्यू सही हुए। ये चीज मार देगी आपको बेटा, लिटरली मार देगी अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, क्योंकि इसके अंदर आप लाइन वाइज जब चल रहे हो तो इसके अंदर जो मुश्किल एमसीक्यूज है उसको भी आप साथ में बैठ के सोच रहे हो। बेटा ऐसा नहीं करना है कि जो अगर टाइम टेकिंग एमसीक्यूज आ रहे हैं इसको लास्ट में करना है, इसको पहले नहीं करना, पहले करोगे तो पेपर ही पूरा नहीं कर पाओगे, पहले करोगे तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा गिर जाएगा, तुम्हारा प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो आपने इस चीज को बहुत ज्यादा अपने जहन में रखना है, काइंडली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं, लास्ट ईयर सेक्शन चूज करने की चॉइस दी गई थी, यानी कि बच्चे के पास चॉइस थी, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश में जो भी अगर सेक्शन चूज करना है चूज कर सकता है, पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है। अगर इस बार लेट सपोज नहीं दी जाती, वैसे दी जाएगी, आई एम 100% श्योर, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इनसाइड सोर्सेज मौजूद होते हैं एनडीटी के अंदर हमारे, बट स्टिल अगर लेट सपोज नहीं दी जाती तब क्या करें सर, तब तो फेल हो जाएंगे। अरे क्यों फेल होगा मेरा बच्चा, क्यों फेल होगा। लेट सपोज पहला सेक्शन इंग्लिश का आ जाता है, अब आपके पास अगर चॉइस नहीं दी जा रही कि आप अपनी पसंद का सेक्शन चूज करो, तो आप क्या करोगे, भाई मेरी बाकी सारी बातें सेम रहेंगी,
आपने अगेन अब इंग्लिश का अगर आपके पास डिफॉल्ट आपको बाय डिफॉल्ट आपसे कहा जा रहा है कि इंग्लिश को आप चूज करो, इंग्लिश को आपने सॉल्व करना है पहले, तो आप इसके अंदर भी बारी बारी में पहले इजी एमसीक्यू सॉल्व करोगे और जो मुश्किल वाले हैं जो नहीं आते उनको लेफ्ट आउट करते जाओगे, नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, फिर उसके ऐसे काम करोगे, उससे नेक्स्ट पे जाओगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस और टाइम दोनों बहुत ज्यादा सेव होगा। आपका टाइम बहुत सेव होगा स्ट्रेटेजी से, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। सेकंड नंबर के ऊपर मैं एक और बात कहूंगा, बेटा आपको अपने साथ वाला बच्चा देखेगा, हो सकता है बहुत पढ़ाकू लग रहा हो आपको, वो कंप्यूटर ऐसे यूज कर रहा हो कि उधर ही परेशान हो जाओ, उधर ही आपको जो है ना दिल दंडित हो जाए। अल्लाह के वास्ते उसको मत देखना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा तुम्हें नहीं मालूम। एनईटी के अंदर हर साल 30,000 बच्चा या इससे भी ज्यादा अपियर होता है। इस बार सुनने में आ रहा है कि 30 से ज्यादा की अमाउंट अपियर हो रही है। बेटा आपने इस अमाउंट को देख के परेशान नहीं होना। मैं एक बात बहुत सीधी कहता हूँ, साफ कहता हूँ, इधर भी खड़े होकर कहता हूँ, जहां पढ़ाता हूँ बाखुदा वहां पे भी कहता हूँ, जिसने मेहनत करी है उसका हक है, जिसने मेहनत नहीं करी उसका हक नहीं है। तो इस बात को लेके क्यों परेशान होते हो कि तुम्हें एडमिशन मिल सकेगा नहीं मिलेगा। अगर तुमने मेहनत करी है तुम्हें इसका बेसिक आइडिया होगा, तुम्हारे माँ बाप को आइडिया नहीं होगा। बाद में बैठ के मैं अक्सर देखता हूँ माँ बाप के सामने बैठ के बच्चे टस में खा रहे होते हैं और माँ बाप भी कह रहे होते हैं बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, स्कूल का निजाम ही खराब है, यहाँ की हुकूमत खराब है, ये जलील लोग हैं, ये बोर्ड ऑफिस वाले खराब है। भाई अगर आपने मेहनत करी है, बाखुदा मेरी एक बात पे यकीन रखिएगा, आपको आप इंसाफ मिलते रहेगा, आपको अल्लाह मियां कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह कोई रास्ता निकाल के देंगे। अगर आपने मेहनत करी है, इसका आइडिया किसी को नहीं होता, इसका आइडिया इंसानों को होता है। भाई मैं पेपर में क्या लिख कर आया हूँ, मैंने तैयारी करी है या पबजी खेली है, मैंने तैयारी करी है मीम्स शेयर करी है, मैंने तैयारी करी है चैटें करी है, इसका आइडिया मुझे बताते खुद होता है। भाई ये मेरे माँ बाप को थोड़ी पता है, माँ बाप को क्या पता बच्चा कॉपी में रख के यार मोबाइल यूज कर रहा है, उनको थोड़ी पता है। वो बेचारे तो कहते हैं यार हाय मेरा बच्चा पूरे दिन से बैठ के पढ़ रहा है, अब बच्चा क्या पढ़ रहा है उनको थोड़ी पता है। सो अगर आपने मेहनत करी है तो आपको इसका बहुत इजीली इसका अंदाजा आपको होगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी अपेयर हो रहे हो एनईटी के टेस्ट में या मेहरान के टेस्ट में या दाऊ के टेस्ट में या नस के टेस्ट में, इट डजंट मैटर। अगर आपने तैयारी करी आपको बेटा आपका हक मिल के रहेगा। सो आपने दूसरे बच्चे को देख के परेशान नहीं होना। अक्सर लोग कहते हैं सर मोटिवेशनल बात कर रहे हैं, मोटिवेशनल बात नहीं कर रहे, बड़ी हकीकत बात कर रहा हूँ। आपने दूसरे बच्चे को नहीं देखना बेटा, आप अपना प्रेशर अगर बिल्ड करना चाहते हो तो आपको ये काम नहीं करने। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेशर लो रहे, आपको इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा परेशानी ना हो, तो आपने दूसरे बच्चों को नहीं देखना। आपने बस दुआएं पढ़ो, कोई जो आपका मजहबी अकीदा है उसके साथ दुआएं पढ़ो, सूरह कलम पढ़ के जाओ, जो भी आपका उसको पढ़ के जाओ। और सेकंड नंबर के ऊपर कोशिश करो कि भाई कहो कि यार मैं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा सब, कोई इतने इशू की बात नहीं है। अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि यार मैंने पूरा 1 साल मेहनत करी है, मैंने पिछले 12 साल इस दिन के लिए मेहनत करी है। अगर तुम रेगुलर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो या तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हें इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ यार, नॉर्मल हर बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्यों गलत बात बयानी की जाए। तो अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तुम्हें पता है कि यार खाली या तो ये है या केयू है, फिर ये दाऊद है, ये बात तुम्हें पता है ना तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, तो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी फीसेस, तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा। तो आपने इस चीज को लाजमी अपने जहन में रखना है कि बेटा अगर मैंने मेहनत करी है तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां मुझे कामयाब करेंगे। मैं एक बात बहुत कहता हूँ, अक्सर बच्चे मुझसे आकर पूछते हैं सर वो 3 दिन पहले तैयारी कैसे करें, सर वो 4 दिन में सारी तैयारी कैसे कर लें। भाई अगर आप तैयारी कर सकते हो तो आप लाजमी करोगे, इजीली कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है और वो चीज ये है अगर आप डिजर्व करते हो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और डिजर्व कौन करता है उसका आइडिया हर इंसान को खुद होता है, हर इंसान को डिजर्व करता नहीं करता। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी जिनके ऊपर मैंने लेक्चर डिजाइन करा, इस तरह से आपने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट नहीं करना। काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको टाइम स्ट्रेटेजी समझ में आई नहीं आई, अच्छी लगी जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। सदका जारिया होता है बेटा, अगर आपको अच्छी बात किसी दूसरे शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द फर्स्ट वन जिसने एप्टीट्यूड मैथ्स के तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर डाले थे। उस वक्त डाले थे जब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वालों ने बड़ी मुखालफत करी थी मेरी कि भाई हाशिम सर आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हो। उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से लड़ के बच्चों के लिए काम किया था, आज भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर बेटा सदका जारिया समझ के अपने फ्रेंड्स तक, अपने जानने वालों तक, जो भी आपका ग्रुप हो उस ग्रुप में लाजमी शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाएं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका आइडिया शायद अभी आपको नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एप्टीट्यूड टेस्ट में मेजॉरिटी अवाम जो ब्लंडर्स करके आती है वो प्रेशर की वजह से करके आती है। प्रेशर को अपना दूर रखना है। आपने सिर्फ जो लास्ट के 2 दिन है उस 2 दिन में आपने बैठ के कोई नई चीज नहीं करनी, काइंडली
सिर्फ रिवीजन करना है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर लास्ट के 2 दिन में क्या करें? बेटा लास्ट के 2 दिन में सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब तुम चीजें सॉल्व कर रहे थे ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे जहन में आए होंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। कुछ फॉर्मूलाज की बार-बार प्रैक्टिस कर लो, कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लो। कोई नई चीज ना करो, जो रिवीजन कर लो, कुछ रिवाइज कर लो। सेकेंडरी कुछ इक्वेशंस कर लो केमिस्ट्री की, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स कर लो, कुछ डायमेंशंस देख लो, कोई यूनिट्स देख लो, फॉर्मूलाज देख लो, मैथ्स की बेसिक चीजें देख लो, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट देख लो। मींस आपने लास्ट के 2 दिन में कोई नई चीज नहीं करनी बेटा। तो ये कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक टिप्स हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं मेरी तरफ से आपको एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप इंशाल्लाह इजीली अपने एग्जाम में एस करें, इधर आप ओ लेवल्स बैकग्राउंड के हो, ए लेवल्स बैकग्राउंड के हो, या किसी भी बैकग्राउंड के, अगर आप अपने एप्टीट्यूड एग्जाम में अपेयर होगे तो मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेस कि आप इंशाल्लाह इजीली अपने एग्जाम को एस कर सको। जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। सदका जारिया समझ के इसको आगे जरूर शेयर करिएगा। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।